हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक अड्डा में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा में सीखने से पहले हम लोग उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो भाषा की कुछ इकाइयां होती हैं। कोई भी भाषा शुरू होने से पहले या लिखने से पहले या बोलने से पहले उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिससे हम शुरू करते हैं। जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं तो उससे सबसे पहले हमारा काम पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करना जिससे हम उसको घर का निर्माण कर सकें। तो इसी तरह हिंदी भाषा को पढ़ने या सीखने से पहले उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को समझते हैं। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी या मूल इकाई होती है उसकी ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? हमारे मुंह से निकलने वाली हर स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। अगर हमने चू भी किया है तो वो एक ध्वनि है। तो उस ध्वनि के मौखिक भाषा कहते हैं। यही जो मौखिक भाषा जो हम लोग बोलते हैं उसके लिए हम ध्वनियों का ही प्रयोग करते हैं। अगला आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे हिंदी में वर्ण होते हैं। हिंदी में वर्ण है जैसे क, श, प। इंग्लिश में आप ए, बी, सी, डी। और जैसे अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग वर्णमाला होती है, वर्ण होते हैं। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वर्ण के बाद अगला जो पार्ट आता है वो होते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या होता है वर्णों का सार्थक समूह? सार्थक मतलब अर्थ के सहित, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसे वर्णों को जोड़ने पर हम उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल एक वर्ण है। और इन तीनों वर्णों को मिला करके ही एक नया शब्द बनता है कमल। कमल का अर्थ होता है, कमल एक फूल का नाम है। तो इस तरह अर्थ मिल रहा है हमें इस शब्द का, इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो कमल एक शब्द है और वर्णों के समूह को। ठीक है, अब आते हैं पद पे। शब्दों का व्यवहारिक रूप या विभक्ति रूप ही पद कहलाता है। शब्दों का व्यवहारिक रूप अर्थात जो हम व्यवहार में ला रहे हैं, जितने भी शब्द हैं, उन शब्द के कुछ और शब्द मिला करके हम उनका प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, जैसे गया, वह आया, मैं जा रहा, वह आता है। ये सब क्या है? ये सब पद हैं। कुछ इनके विभक्ति रूप भी होते हैं, अब इनके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो आता है, अगली जो इकाई है भाषा की, वो है वाक्य। अर्थात हमने पहले ध्वनि सीखी, मतलब मुंह से आवाज निकालना, फिर उससे हमने उसके एक एक वर्ण तैयार किए, उन वर्णों से हमने शब्द तैयार किए और फिर हमने उन शब्दों से पद बनाए। और इन पद के मिलने से बाद एक शब्दों का कई सारे समूह एक निश्चित क्रम में रखने पर जो पूर्ण अर्थ मिलता है उसे हम वाक्य बोलते हैं। अर्थात क्या होता है? अगर हमें कई सारे शब्द हैं हमारे पास, उन शब्दों को हम अरेंज करते हैं एक प्रॉपर वे में, एक निश्चित क्रम में, तो हम उसको वाक्य कहते हैं। अर्थात सुषमा खाना खा रही है, यह एक वाक्य है। इसमें सुषमा खाना खा रही है, ये सब अलग अलग शब्द हैं। इन शब्दों को हमने एक साथ लिखा है, इनका एक निश्चित क्रम बनाया है। अगर हम खाने को पहले और सुषमा को बाद में कर देते तो खाना सुषमा खा रही है, तो इसका कुछ मीनिंग सही नहीं निकलता और ये सही शब्द नहीं, सही वाक्य नहीं बन पाता। तो कई शब्दों को सिर्फ एक साथ रख देना ही वाक्य नहीं बनाता है, बल्कि उनको सही क्रम में रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है। समझ आया? तो वाक्य शब्दों के समूह को निश्चित क्रम में रखने से जिनका पूर्ण निकलता हो वो वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था ध्वनि। तो हम सबको पता है, हम कोई भी मुंह से शब्द निकालें या कोई भी आवाज निकालते हैं वो शब्द ध्वनि है। तो ध्वनि के बारे में तो हम सबको पता है। तो अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो किसी भी भाषा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आते हैं वर्ण। तो हम हिंदी भाषा में वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जो वर्ण का प्रयोग किया गया है वो वर्णमाला। जैसे वर्णमाला हमारे यहाँ है वैसे ही अल्फाबेट्स होते हैं, आपने सुना होगा ABCD इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में अल्फाबेट्स यानी वर्णमाला होते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण का मतलब क्या, हमें पता है कि एक एक ध्वनि का अलग अलग चिन्हित रूप ये वर्ण होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। तो हम अगर कोई भी वर्ण उच्चारित कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने दो भागों में उन वर्णों को बांटा है। किन किन दो भागों में? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। क्या क्या?
हम सबको पता है इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है वॉवेल और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। सेम इसी तरह हिंदी वर्णमाला में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर की। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, स्वर कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि वो सारे वर्ण, वो सारे अक्षर जो हम लिख रहे हैं, वो बिना किसी और अक्षर की सहायता के स्वतंत्र रूप से लिखे और बोले जा सके, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ, अं, अहा, ये सब क्या है? स्वर के अंतर्गत आते हैं। स्वर में इसमें देखिए अ, आ, इ, ई, ये सब क्या है? स्वर है। अर्थात हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं मात्राएं, जितनी मात्राएं हैं वो सब स्वर में आती हैं। अ, आ, इ, ई, उ, हम इन्हें लिखते भी हैं और मात्राएं भी लगाते हैं इनकी। ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर जो वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, स्वर कहलाते हैं। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा। अब इनके 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है? जो कि एक मात्रिक, मतलब जिस सिर्फ एक मात्रा हो जिसकी, उसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिसमें द्विमात्रिक यानी 2 मात्राएं हों। और प्लुत स्वर जो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। अब आप ये सब सोचेंगे कि 3 मात्रा किसमें लगती है, क्योंकि किसी शब्द में 3 मात्रा आपने लगते नहीं देखा होगा, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्लुत स्वर होते हैं। तो हमने 3 स्वर के 3 भेद पढ़े, पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर यानी एक मात्रिक स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अर्थात जो सिंगल यानी एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रा जिसकी होती है, तो वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय, जैसे अ, कितनी जल्दी बोला आपने, अ, ई, उ, री, तो इसे बहुत जल्दी मुंह से बोलते तुरंत निकलते हैं। जैसे आपने सिर्फ हक किया, अ निकला, ई निकली, उ निकला, री निकला, ये सब क्या बहुत जल्दी यानी सबसे कम समय में उच्चारित होते हैं। तो ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगना समय मतलब जैसे आपने जितनी जल्दी अ बोला है उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा उसको बोलने में। कैसे? वे स्वर जिनके उच्चारण ह्रस्व स्वर में दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, जैसे आप अ बोलते हैं तो बहुत जल्दी बोल जाते हैं, अब आ बोलेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगता है। तो ऐसे जब ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगने लगे तो इस तरह की मात्राओं को या इस तरह के स्वरों को हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर में आते हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वरों से भी ज्यादा समय लगे। जैसे कि ओम। ओम क्या होता है? अब इसको बोलने में क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आप बोल पा रहे हैं इसको, तो ये क्या हुआ? प्लुत स्वर हुए, ओम। और क्या होता है? व्योम। तो हम वर्ड करते हैं ओम, तो लंबा समय खींच रहा है। इस तरह के शब्दों में आप इस तरह के स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं। अब आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? आप जैसे नासिक से समझ पा रहे हैं कि नाक, नासिक का अर्थ होता है संस्कृत में, हिंदी में होता है नाक। जो स्वर मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अर्थात अनुनासिक क्या होता है? जो स्वर मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं अनुनासिक कहलाते हैं। मुंह और नाक मतलब क्या हुआ कि जैसे अंग की मात्रा, जैसे चंद्र बिंदी आप लगाते हैं अंग, जैसे चांद, जब चांद बोलते हैं तो मुंह भी खुलता है और अंग की मात्रा भी नाक से निकलती है। जैसे ऊंट मुंह से भी मिल रहा है और नाक से भी निकल रहा है। तो चंद्र बिंदी यानी ये कौन सी चिन्ह होता है? अनुनासिक का स्वर होता है, अनुनासिक स्वर। ठीक है, जो स्वर मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। सेम इसी तरह वे स्वर जिनका उच्चारण ध्वनि केवल नाक से निकलती है वो अनुस्वार, मतलब अनुस्वार और अनुनासिक मतलब नाक के सहित और सिर्फ नाक वाला। सिर्फ नाक वाला क्या होता है? सिर्फ नाक से ध्वनि निकलता है, उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार में से अंग की मात्रा से अन, बंदर, अंडा, चांद, ऊंट, इसमें बंदर, अंडा, ये सब क्या है? इसमें सिर्फ नाक से निकल रहा है। ठीक है,
इस तरह के स्वर को हम अनुस्वार बोलते हैं। अब आते हैं विसर्ग पे। विसर्ग क्या होता है? आपने देखा होगा साइड में लास्ट के अंदर 2 डॉट लगे होते हैं, इस तरह के हम विसर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण हमेशा ह के समान होता है और ज्यादातर ये संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे अतः, ये सिर्फ अगर ये 2 बिंदी ना होती तो इसे सिर्फ अत पढ़ते, लेकिन ये 2 बिंदी लगी है तो इसे हम अतः पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अतः, पुनः, पुनः, अतः, पुनः, अर्थात विसर्ग लग गया। समझ में आया? इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। व्यंजन। व्यंजन के क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा स्वर, स्वर के बारे में हमने पढ़ा। स्वर होते हैं मूलतः 3 प्रकार के। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। यहाँ व्यंजन को भी 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया। व्यंजन को पहले बता देते हैं कि होते क्या है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, अर्थात स्वर की सहायता से, अर्थात स्वर जिसमें स्वर भी साथ में आते हों उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। जैसे क को सिर्फ क नहीं बोला जाता है, क में अ जुड़ा होता है। ख को सिर्फ ख नहीं होता है, इसमें ख में अ जुड़ा होता है, ख, क। ठीक है, तो इस तरह का इसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन के 3 भेद यहां भी हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क से लेके म तक का जब 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, जैसे क से क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहां तक ये सब 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल अभी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन सिर्फ 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। ये चारों ही अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ये स्वरों और व्यंजनों के मध्य में स्थित होते हैं, अर्थात ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। स्वर और व्यंजन का मतलब जैसे य, र, ल, व, इनके साथ हम अगर स्वर आए ना आए जरूरी नहीं है, लेकिन इन सब के साथ जो स्पर्श व्यंजन है इनके सबके साथ स्वर आता है, इसके साथ स्वर आए या ना आए ये जरूरी नहीं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ये तीनों स, श, श और स, श, स और स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म क्यों होते हैं? क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो श्वास गर्म हो जाती है, यानी कि अब जब भी आप बोलेंगे श, स, स, ह, तो ये सब क्या होता है? गले से निकल रहे हैं और श्वास जो होती है वो गर्म निकल रही है, तो इसको हम ऊष्मा से निकल होने के कारण इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। समझ आया? अब हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देख पाएंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कि कहाँ पे क्या होते हैं। आप इसको हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जो क, ख, ग, घ, अंग, ये जो 5 आप देख पा रहे हैं इनको हम बोलते हैं क वर्ग, यानी क शुरुआत है तो पहला वर्ग लेके क वर्ग। क वाले वर्ग हैं ये कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग में आते हैं। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ग में आते हैं क्योंकि च से शुरू होता है, इसके इसका नाम पड़ा है च वर्ग, तो इसलिए च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ग में आते हैं। ठीक, फिर आता है ट, ट, थ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग होता है। इसी तरह त, थ, द, ध, न, त वर्ग, और प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। ठीक, यहाँ देख पा रहे य, र, ल, व, अभी हमने बताया था ये सब अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और स, श, श, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसी तरह आपने ध्यान दिया होगा कि छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 और एक्स्ट्रा होते हैं, इसे हम संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं। संयुक्त क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। छ, त्र, ज्ञ और श्र, छ क और श से मिलकर बना है, त और र से मिलकर त्र बना है, ज और य से ज्ञ बना है, और स और र से श्र बना है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? अब हम बात करते हैं कि इनके उच्चारण क्यों इतने अलग अलग हैं और इनको क्यों बोला गया है। अब क से मैंने बताया था क से प तक जो वर्ग होता है, यानी क से प तक ये जो 25, 5 और 5, 5, 5, 10 ऐसे करके जो पूरे 25 हैं, ये सब स्पर्श व्यंजन है, ये हम सबको पता था, अभी हमने पीछे पढ़ा। अब हम बात करते हैं इनके उच्चारण कैसे होता है। जो क वर्ग होता है, आप ध्यान से अगर इनको बोलना शुरू करेंगे तो ये सब इनमें आप बिना किसी जीभ या तालु की सहायता से सिर्फ कंठ से भी बोल सकते हैं, जैसे क, ख, व, घ, ङ। मतलब इसमें जीभ लगती है परंतु कंठ, एकदम कंठ से आवाज निकल रही होती है, इसलिए इसे कंठ से निकलना वो बोलते हैं। जब हम च का वर्ग करते हैं तो तालु, तालु क्या होता है? जीभ के जस्ट ऊपर का हिस्सा, जीभ के जस्ट ऊपर का हिस्सा जो पार्ट होता है उसे हम तालु बोलते हैं। तो तालु का जस्ट ऊपर का हिस्सा तालु होता है। ठीक है, तो तालु से निकलता हो, जैसे जब च बोलेंगे तो
च, जैसे ही च बोल रहे हैं आप तो जो जीभ है वो ऊपर वाले हिस्से को टच करती है। छ बोलेंगे तो वैसे ही ऊपर वाले हिस्से को टच करेगी, ज बोलेंगे तो वैसे ही, झ बोलेंगे तब भी, और य बोलेंगे तो भी। ठीक है, अब ट बोलते हैं। ट, ट क्या होता है? जो मूर्धा क्या होती है? मूर्धा होती है दांत और जो ऊपर का हिस्सा है जीभ में, उसके दांत और उसके बीच का हिस्सा मूर्धा कहलाता है। तो ट, ठ, ड, ढ, अण जब आप बोलेंगे तो देखेंगे आप उसी जगह पे सारे वर्ड, आपकी जीभ जो है उन्हीं जगहों पे टच करेगी। इसी तरह द, दंत वाले क्या मतलब? जितने भी त, थ, द, ध, ध, न सब बोलेंगे, ये सब आपके जीभ जो है वो हमेशा दांत पे टच करेगी। और जब आप प, फ, ब, भ, म बोलेंगे तो आप सब होठों से बोलेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कितनी वैज्ञानिक तरीके से हमारी जो वर्णमाला वो तैयार करी गई थी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। तो प्लीज कंटिन्यू करते रहें और लगातार हमारे चैनल से बने रहें ताकि आप लोग इसकी जानकारी रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।